नमस्कार। नमस्कार जी। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक लाइव पेज पर मैं मनोज मुल्दियार मैं अशोक आपसे आपसे जो देश के अंदर अभी किसानों का आक्रोश दिख रहा है, आंदोलन दिख रहा है, उसके बारे में देश के प्रतिष्ठित किसान नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं अपने अशोक बालियान जी, उनके साथ चर्चा करके जानेंगे कि आखिर किसान के आक्रोश के पीछे, उनके आशंका के पीछे वाजिब वजह क्या है और सरकार ने जो ये बिल लाया है उसका मेरिट क्या है। क्या सरकार अपनी बात किसानों तक पहुंचा नहीं पा रही है या कोई और वजह। अपने चर्चा में मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये विरोध जो है वो आर्थिक है या राजनीतिक है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में अशोक बालियान जी। आप पहले भी हमारे इस कार्यक्रम में आते रहे हैं और आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जो ये बिल लाया, उस बिल का मेरिट क्या है। क्या ये किसान के फायदे में है और फायदे में है तो किस तरह से, और फायदे में है तो फिर किसान के अंदर जो भ्रम की स्थिति है उसका वजह क्या है। एक एक करके हम आएंगे और अगले 1 घंटे के कार्यक्रम में यह जानने की कोशिश करेंगे इसमें और क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जो ये बिल लाया है उस बिल में आखिर है क्या। अशोक वाले, भारत सरकार ये 3 बिल लाई है। पहले इनको कुछ समय पहले इनको जून 2020 में ऑर्डिनेंस के रूप में ला गया था और ऑर्डिनेंस के बाद फिर इनको लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और इसके बाद फिर वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में कानून बने। अगर हम पहले बिल पे चर्चा करें कि ये बिल क्या है, तो नंबर 1 बिल जो है वो किसानों की कृषि उपज को मंडी से बाहर भी खरीद फरोख्त के लिए केंद्र सरकार लाई है प्रथम बिल को। अब तक क्या था भारत में कि जो मंडी, जहां भी मंडियां हैं उनका एक नोटिफाई एरिया होता है। हालांकि बिहार राज्य में जैसी मेरी जानकारी है कि पहले कुछ समय पहले उनको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें तो सरकार ने सोचा है कि एक रास्ता मंडी से बाहर का भी किसान को दिया जाए ताकि किसान के दरवाजे पर आकर एक चैनल उनके साथ में खरीद कर सके। उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, उस पर कोई किसी किस्म का प्रतिबंध नहीं होगा। पूरे देश में उस कृषि उपज को कहीं भी लाया, ले जा, बेचा और खरीदा जा सकता है। एक बिल तो है ही। दूसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। अब तक जो भी किसान खेती करवाते थे किसी दूसरे से, या बहुत राज्यों में, जिन राज्यों में विरोध हो रहा है खासकर पंजाब में, वहां पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर एक राज्य बिल लाई थी और वो कानून बना हुआ है। लेकिन पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अब तक जितने भी झगड़े होते थे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत निपटाए जाते थे। उसमें बहुत पेचीदगियां थी क्योंकि वो कृषि उपज को बुआई के लिए ठेके पर नहीं थे। तो जो दूसरा बिल है वो किसान और कोई भी व्यक्ति अगर उस किसान के खेत में कोई पर्टिकुलर फसल बोआता है और बुआई से पहले अपनी टर्म्स और कंडीशन दोनों की सहमति से तय होती है, तो वो उस बिल में उसका प्रोविजन दिया गया है, उसके नियम और कायदे दिए गए हैं। तीसरा बिल है कि कुछ चीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। अगर सरकार ये महसूस करेगी कि उनकी जमाखोरी हो रही है और उपभोक्ता को वह चीज बहुत महंगे दाम पर मिल रही है, तो सरकार उस प्रावधान को दोबारा से लागू करने का अधिकार है।
वो बिल इसलिए लाया गया है, वो कानून इसलिए बना है ताकि जगह जगह फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगे और जो किसानों की कृषि उपज है वो उनको समय से खरीद कर फसल के टाइम पर और स्टोर कर सके। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री अगर होगी तो उसको कच्चा माल अगर कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा तो वो नहीं चल सकता। तो ये बताया आपको, ये बिल इन तीनों का अलग अलग परिप्रेक्ष्य। मनोज जी, अगर हम बात करें कि किसान का आक्रोश क्यों है, हमें ये तो सच बात है कि किसानों का देश भर में आक्रोश है। 3 बिल आने के बाद में किसान ने सोचा कि 70 साल से जितनी भी सरकारें आई, एमएसपी 22-23 फसलों का एमएसपी तय किया। 2-3 फसलें मुख्य रूप से धान और गेहूं की खरीद हो गई, कहीं कहीं दालों की और कहीं कहीं कुछ छोटी छोटी उपज की खरीद शुरू की गई, लेकिन बाकी सारी उपज को बाजार के हवाले कर दिया गया एमएसपी के बाद। तो किसान का डर अगर हम देखें तो 70 साल से जो उसके साथ हो रहा है, उसने सोचा कि जब सरकार ने सुधार की तरफ कदम उठाया है, लेकिन आपके एमएसपी के लिए तो कोई कदम नहीं उठाया उन्होंने। ये ठीक बात है कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने गारंटी दी है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, लेकिन एमएसपी पर किसान की फसल बिक कहाँ रही है? और जब एमएसपी में किसान की फसल नहीं बिक रही है तो उसका आक्रोश इन 3 बिलों के साथ में इसलिए आ गया कि उसको एमएसपी पर गारंटी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, किसान चाहता था कि केवल 22 फसलें क्यों, बहुत लोगों ने आज फ्रूट और वेजिटेबल में भी आ गए हैं, फल और सब्जियों में आ गए हैं। किसान के पास जब आलू आता है, प्याज आता है तो क्या रेट रहता है, और जब किसान के पास से आलू और प्याज चला जाता है तब क्या रेट रहता है। तो ये मनोज जी, ये जो विषमताएं हैं, इनको दूर किए बगैर केंद्र सरकार ने सुधार का कानून लागू कर दिया। तो देश भर में किसानों का आक्रोश स्वाभाविक था और हमने उस समय से उस पर काम नहीं किया। अगर हम समय से उन बिलों के साथ ये जान लेते कि किसान क्या चाहता है, उसके मन में क्या है, तो मैं समझता था कि शायद ये आक्रोश नहीं। कुल मिलाकर आपके चर्चा से ऐसा महसूस होता है कि सरकार के मंशा में कोई बात नहीं है और सरकार जो सुधार करना चाहती है उसमें, उसके लिए किसानों को पहले विश्वास में नहीं लिया गया। अगर पहले विश्वास में लिया जाता तो इस तरह के आक्रोश का और इस तरह के आंदोलन का, इस तरह के उपद्रव का कोई स्थान नहीं बचता था। आपने बहुत अच्छा कहा। तो यहां जब हम बात करते हैं कि मंडी का जो व्यवस्था है, और ऐसा पूरे देश के सिनारियो में अगर देखा जाए सर, तो बिहार में जैसा आपने कहा कि 2006 में जो मंडी कानून था, कृषि उत्पादन बाजार समिति, उसको निरस्त कर दिया गया। और कई ऐसे स्टेट हैं जहां की मंडी का कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। ये पंजाब, हरियाणा और कुछ मामले में जहां से आप आते हैं उत्तर प्रदेश, वो उसमें भी खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का हालत कमोबेश बिहार जैसा है। तो एक चीज जो हमको लग रहा है, कल भी हम इस चर्चा में थे और जो अलग अलग चैनलों पर चर्चा आ रहा है विशेषज्ञों का, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसान के अंदर धीरे धीरे ये समझ बन गई है कि जो कुछ भी वो उत्पादन करे वो सारा का सारा सरकार खरीदे, क्योंकि कुछ मात्रा में धान का खरीद, गेहूं का खरीद सरकार अपने कार्यक्रमों के लिए, जो खाद्य सुरक्षा कानून है उसके लिए भी करती है। इस चीज को क्लियर करना जरूरी है। उद्योग का जो सामान होता है उसको तो सरकार नहीं खरीदती है, और वो अपना जो उत्पाद होता है उसको एमएसपी पर नहीं बेचता है, उसको एमआरपी पर बेचता है। लेकिन किसानों के बीच ये बात कहां से घर कर गई कि उसका जो उत्पाद है वो सरकार ही खरीदे, उसका दाम सरकार ही तय करे। और इसको हम आइसोलेशन में इन तीनों बिल को नहीं देख सकते। ये एक बहुत बड़े सुधार का
एक बहुत दिनों से यह डिमांड थी किसानों के बीच में कि किसी उत्पादन के जो विपणन होता है, विपणन में जो बिचौलियों की भूमिका होती है वो शोषण के हद तक जाता है, इन बिचौलियों से निजात दिलाया जाए। तो जब भी अर्थशास्त्र में आप खरीदार का विकल्प उपलब्ध कराते हैं, कहने का मतलब खरीदने वाले लोग कई होते हैं, जो कि इस कानून के बाद हो सकते हैं, क्योंकि पहले तो यह कानून था कि मंडी के बाहर आप बेच ही नहीं सकते हैं। आपके कृषि उपज को ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत होता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना तो बड़ी बात थी, एक किसान उसको एक जिले से ले जाके दूसरे जिले में नहीं बेच पाता था। इस तरह के प्रतिबंध को तो हटाया गया। तो भ्रम इसके लिए है, कहीं किसान को ऐसा तो नहीं लगता है कि जो कुछ भी वो उत्पादन करे, मंडी की जो व्यवस्था है वहां तो उसको टैक्स भी लगता है। सीधे शब्दों में अगर समझा जाए तो अगर 100 रुपया उसको मिलता है मंडी के बाहर, तो मंडी में 100 रुपए के चीज में तो उसको 8% देना पड़ता है, उसको 92 रुपया मिलेगा। तो जहां टैक्स नहीं भी लग रहा है, जहां उसका प्रत्यक्ष फायदा है, नुकसान अगर है किसी का तो वहां के सरकार का, जिसको कि रेवेन्यू लॉस होगा। तो ये आंदोलन तो वहां के सरकार को करना चाहिए था, पंजाब सरकार को विरोध दर्ज कराना चाहिए था। लेकिन इसमें किसान की जो भूमिका है इस आंदोलन में, जबकि बार बार सरकार, जिस सरकार से आप बात करना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री से बात करना चाहेंगे, आप कृषि मंत्री से बात करना चाहेंगे, तो वही प्रधानमंत्री तो एश्योर कर रहे हैं। इस बिल के आने के बाद एमएसपी को बढ़ा के जारी किया गया है। मंडी के, आपने भी जैसा कहा कि मंडी के पैरेलल और मंडी से बेहतर और एक कॉम्पिटिटिव वातावरण में मंडी में सुधार की भी बात आती है कि मंडी में सुधार की बहुत गुंजाइश है, वहां सुधार किया जाना चाहिए। तो जब आप कंपटीशन में होंगे, मंडी को अपने अस्तित्व बचाने के लिए, तो उसमें उसको कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। उसको एक एमएसपी क्या, उसको तो जो मार्केट का भाव होगा उससे कंपीट करके आपको प्रलोभन देना पड़ेगा, आकर्षण पैदा करना पड़ेगा, तब करेगा। मैं ये समझना चाह रहा हूं, हमारे साथ नंद किशोर जी भी जुड़ गए हैं। आप तक अगर हमारी आवाज आ रही है, अभी हम लोग चर्चा शुरू किए हैं, तो इसमें समझने की बात क्या है कि इस कानून के तहत, ये तो एक सुधारात्मक कानून है। हाँ, इसमें हर कानून में चर्चा की और संवाद की और बेहतरी की, सुधार की गुंजाइश होती है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें और सरकार को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए था, क्या सुधार करना चाहिए था, ताकि ये जो भ्रम की स्थिति बनी है उससे निजात मिल पाता? अशोक जी। 2018 में भारत सरकार ने चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य तय किया था, अर्थात पूरे देश में चीनी उससे नीचे मूल्य पर शुगर मिल नहीं बेचेंगे और न ही कोई सौदा होगा। पहली बार में 27 रुपए किया, फिर 29 रुपए किया, फिर 31 रुपए किया, क्योंकि 2017-18 में चीनी का दाम 22 रुपए प्रति किलो नीचे गिर गया था। तो उससे क्या हुआ था, मनोज जी आप सुन रहे हैं? हाँ सर, सुन रहा। उससे क्या हुआ था कि न तो किसान को गन्ना मूल्य का भुगतान मिला था और न बेहतर मूल्य की उम्मीद थी। तो तब किसान संगठनों की मांग, पहली बार ये जब मैंने भारतीय किसान यूनियन के साथ इस मांग को उठाया, तो ये मुझे भी कहा गया कि आप बालियान साहब उद्योगपतियों की बात कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, किसान को, जैसे आप कह रहे हो, समझना पड़ेगा किसान को कि उसके गन्ने से बनने वाले उत्पाद का क्या मूल्य है, उस मूल्य के रेशो के आधार पर ही उसको मूल्य मिलेगा। तो भारत सरकार ने वर्ष 2018 में चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य तय किया। तो किसान ये तो चाहता है कि उसकी फसल को सरकार खरीदे, लेकिन यदि सरकार इन सुधार बिलों के साथ ही
न्यूनतम बिक्री मूल्य की व्यवस्था, अब न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था से नहीं काम चलेगा, क्योंकि सारी चीजें सरकार नहीं खरीद सकती। सरकार जो फूड सिस्टम है उनका, जो गरीबों को देने के लिए है, केवल उन्हीं चीजों को खरीद सकती है, बाकी चीजों को नहीं खरीद सकती। क्योंकि अगर सरकार व्यापार करेगी तो फिर बहुत सारी दिक्कतें सरकार के व्यापार में आती है, फिर घाटे होते हैं, फिर निगम बंद होते हैं। लेकिन सरकार न्यूनतम बिक्री मूल्य ला सकती है कि किसान की कितनी फसलें सरकार न्यूनतम बिक्री मूल्य तय करेगी, कोई भी व्यापारी, कोई भी मंडी समिति में उससे नीचे सौदा नहीं होगा। एक बात तो केंद्र सरकार को ये व्यवस्था करनी है। दूसरी व्यवस्था है, आपने कहा कि मंडियों में सुधार की जरूरत है। देखिए, भारत में 29 राज्य हैं, 29 राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं, उनके अपनी अलग अलग सोच है और अलग अलग उनकी फसलों की वहां सीजन है। कहीं कोई पैदा होता है, कहीं कोई पैदा होता है। तो तब तक कृषि को मैं बहुत लंबे समय से इस मांग को रख रहा हूं कि कृषि को संविधान की समवर्ती सूची में तब तक नहीं लाया जाएगा तब तक केंद्र के स्तर पर न मंडियों में सुधार हो सकता और न न्यूनतम बिक्री मूल्य जैसी प्रणाली में सुधार हो सकता। समवर्ती सूची में आने के बाद क्या होगा कि फिर जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी, क्योंकि अब तक क्या है कि अब तक कृषि राज्यों का विषय है, केंद्र सरकार जो कानून लाई है वो विपणन के आधार पर लाई है उपरोक्त कानूनों को। एक कानून तो पहले से था ही, आवश्यक वस्तु अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो उसको पावर थी, ला सकती थी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन जो वो ये प्रथम बिल लाई है कि मंडी से बाहर भी खरीद बेच हो सकती है, वो केवल विपणन के आधार पर लाई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में केंद्र सरकार को विपणन का अधिकार है। लेकिन मंडी प्योरली राज्यों का सब्जेक्ट है, तो तब तक कृषि में मंडियों में सुधार नहीं हो सकता तब तक के केंद्र सरकार एक बिल लाए, कृषि को समवर्ती सूची में रखे, फिर जो भी सरकार एमएसपी तय करो, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करो या न्यूनतम बिक्री मूल्य तय करो, फिर वो पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को मान्य होगा। तो ये बहुत बड़ी पेचीदगी कृषि के साथ है। आप देखो, 1973 से पहले शिक्षा, वन और नदियां ये केंद्र की सूची में नहीं थे। बाद में इनको केंद्र की सूची में लाया गया। लाने के बाद में बहुत सारे सुधार, आज अभी शिक्षा के सुधार की हम बात कर रहे हैं, अभी केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है। वो किसने ले आई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसको, संविधान में उसको ये पावर दी गई है कि केंद्र सरकार उस पर एक पूरे देश में एक नीति को लागू कर सकती है, एक सिलेबस को लागू कर सकती है। तो ये हमें किसानों को ये समझना पड़ेगा और किसान नेताओं को समझना पड़ेगा कि अब समय आ गया है कि कृषि को समवर्ती सूची में लाना, तभी मंडियों में सुधार हो सकता है और तभी न्यूनतम बिक्री मूल्य जैसे बेहतर कानून को मजबूत बनाया जा सकता है। एक भ्रम की स्थिति एमएसपी को लेकर भी है, जैसा कि अभी जो भी डेटा आ रहा है और जो स्टैटिस्टिक है कि अभी एमएसपी सरकार घोषित जरूर कर रही है, लेकिन हर बिक्री एमएसपी पर सुनिश्चित करने का कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ है। और ऐसा देखा गया है, और ऐसा कि करीब करीब 94% जो खरीद और बिक्री हो रहा है वो तो एमएसपी पर हो नहीं रहा है। तो बात इस सुधार के साथ साथ इस चीज को भी अगर रेगुलराइज किया जाता, उसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाता, सरकार को ये घोषणा क्यों नहीं करनी चाहिए कि इस देश के अंदर 1 ग्राम अनाज का भी अगर खरीद बिक्री होता है, वो किसी भी परिस्थिति में एमएसपी से कम पर नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने में आता है कि सरकार तो एमएसपी तय कर देती है, वो एक रिचुअल के जैसा हो गया है, लेकिन वास्तविक खरीद बिक्री आज भी उस एमएसपी पर नहीं होके एमएसपी के नीचे हो रहा है। हमको लगता है कि जहां मंडी है वहां एक दूसरे तरह की बात है। मंडी को आशंका है
वहां के सरकार को आशंका है रेवेन्यू लॉस का, मंडी को है कि मंडी खत्म हो जा सकता है। लेकिन अगर सरकार इसको इस दिशा में निराकरण करे और उसके भ्रम का निराकरण करे इस दिशा में कि 1 ग्राम अनाज का भी, चाहे खरीदार कोई हो, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मंडी में हो या मंडी के बाहर हो, लेकिन हर परिस्थिति में जो सरकारें तय करती है एमएसपी से कम में, एमएसपी से कम में 1 ग्राम अनाज का भी या किसान के उत्पाद का भी वो कहीं खरीद बिक्री ना हो, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है और इसको सख्ती से लागू करने की जरूरत है। मैं अपने इस विषय पर आपका संज्ञान चाहूंगा कि एमएसपी क्या मुकम्मल है या उसमें कमी है। अभी जो एमएसपी तय करती है सरकार, वो जमीन पर तो उतरता कहीं दिखता नहीं है। अशोक सर, के लिए माफी चाहूंगा, मैं बाहर रोड पे डिस्टरबेंस है, मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ, 1 मिनट के लिए। सर जी जी। जो बैंड बज गया, मेरी वो चल रही। हाँ मनोज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं जानना चाह रहा था अपने दर्शकों के लिए कि इस बिल के साथ साथ सरकार को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस देश के अंदर जो भी खरीद बिक्री हो, मंडी में हो या मंडी के बाहर हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वो एमएसपी की गारंटी किसान चाह रहा है कि आप मंडी में खरीदो या मंडी के बाहर खरीदने की व्यवस्था करो, लेकिन हर हाल में हमें एमएसपी मिले, कम से कम एमएसपी मिले, इसकी सुनिश्चितता होनी चाहिए। हमको लगता है किसान के जेहन में यह प्रश्न सबसे गहरा है। अगर एमएसपी पर निराकरण कर दिया जाए उसके शंका समाधान का, सरकार ये अपनी तरफ से घोषणा करे कि नहीं, चाहे जो हो जाए, किसी भी, अगर कोई एमएसपी से कम में खरीदता है, क्योंकि हमारे देश में जो प्रचलन है सर, वो पक्का खरीद तो होता नहीं है, मौखिक खरीद हो जाता है, उसका कोई रिसिप्ट देता नहीं है। कई देशों में ऐसी व्यवस्था है कि अगर आप एमएसपी से कम में खरीद हो रही है तो बाकी उसका जो अंतर का पैसा है वो सरकार देती है, अगर मैं सही हूं तो। हाँ, ये तो यहाँ योजना को लागू किया गया था, लेकिन वो यहाँ क्या हुआ कि फिर चल नहीं पाई, जानबूझ कर व्यापारियों ने उसके दाम नीचे कर दिए और किसान के साथ शेयर कर लिया उस पैसे को। तो अगर व्यापारी उससे कम लेता है तो उसके लिए भी दंडात्मक कुछ नियम बनने चाहिए कि आप क्यों कम में लेंगे। आप तो चाहे आप जितना में लेंगे, आप 1 रुपया में लें या 100 रुपया में लें, आप तो उस पर उसका वैल्यू एडिशन करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और वो सारा कुछ हिसाब में आ सकता है। आपने जैसा कहा कि आप बेचते कितना में हो, किसान के लागत पर मूल्य तय नहीं हो, अंतिम यूजर को वो कितने में मिलता है, दाम उधर से तय होना चाहिए। दाम उल्टा तय हो रहा है। अभी तो हम किसान को उसके उपज का जो लागत होता है उतना भी दे नहीं पाते हैं, उसमें 50% जोड़ के उसको लाभकारी मूल्य देने की बात है, उतना नहीं दे पाते हैं, हम एमएसपी नहीं दे पाते हैं। यहां होना ये चाहिए, जैसा आपने भी इशारा किया और
मुझे भी लगता है कि अगर दाम जो मूल्य आयोग हो, वो अपने मूल्य आयोग में सुधार की जरूरत है। किसान का कोई भी उपज है, गेहूं हो या चावल हो, वो एंड यूजर को कितने में मिलता है, अंतिम उसका क्या दाम होता है, चाहे व्यापारी के माध्यम से हो या जैसे भी हो, उससे इसका दाम अगर उसको लाभ मिलता है तो उसका लाभ फिर किसान को भी मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल, ये आपने मनोज जी बहुत सही कहा कि ये व्यवस्था किसान के लिए लागू करना इस देश की कृषि को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। नंबर एक बात। नंबर दो बात और है कि एमएसपी के दायरे, चाहे उसको न्यूनतम सेल प्राइस के रूप में करें, लेकिन इसके दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। जी आप ध्यान हो, खुद इसी केंद्र सरकार में जब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि हम एमएसपी के दायरे को बढ़ाएंगे। अर्थात जो 22-23 फसलें हैं, इसके साथ साथ जो अन्य रह गई है मुख्य फसलें, जिसमें फल, सब्जी, दूध, शहद जैसी जो किसान कृषि के साथ रोजगार कर सकता है, उनको भी हम एमएसपी के दायरे में लाएंगे। अब ये देखो, दूध कितना बड़ा सेक्टर है, उपभोक्ता बहुत को क्या बड़ा। है, किसान क्या भाव बेचता है, कितना बड़ा अंतर है। तो ये केंद्र सरकार को किसानों के आक्रोश को कम करने के लिए एमएसपी के दायरे को बढ़ाना चाहिए, न्यूनतम बिक्री मूल्य के कानून को लाना चाहिए, तभी किसानों का आक्रोश कम होगा। ये तो किसान भी जानता है कि इन बिलों से उसको कोई नुकसान नहीं है, इन लेकिन बिलों से उसको कोई नुकसान नहीं। ये जरूर आक्रोश हुआ कि इन सुधार के साथ में केंद्र सरकार ने जो उसको मुख्य मांग थी, जो शुरू से मांग करता रहा है, उस मांग को पूरा नहीं किया और उल्टा इन सुधारों को लेकर आया। ये मैं समझता हूँ ये केंद्र सरकार को अभी भी वक्त है कि किसानों की बात सुननी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि आंदोलन कभी कभी, जो आंदोलन करने वाले लोग होते हैं, तो उनमें से सब किसानों के बारे में तो नहीं कह सकता, लोग राजनीति से आंदोलन में शामिल हो गए हों, लेकिन ये सच बात है कि पूरे देश जो खरीद के लिए बाध्यकारी हो उसको चाहता है। तो इसलिए केंद्र जरूर। सरकार अगर ये हो कि ये सारा का सारा आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, तो ये भी उनकी सोच उचित नहीं है। सारे का सारा आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं। और मैं ये कहूं कि अगर कोई चीज राजनीति से प्रेरित भी है, 1% यही मान लें कि किसान राजनीति से प्रेरित होकर आंदोलन करने दिल्ली आए हैं, तो फिर ये देखने की जरूरत है कि क्या उनकी मांग उचित है या उनकी मांग अनुचित है। एमएसपी को लेकर उनकी मांग 100% उचित है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, पूरा देश जानता है। और सरकार, अब समय आ गया है कि किसान को एमएसपी पर गारंटी और उसकी फसल को के दायरे को, एमएसपी के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। तभी किसान का ये भला हो सकता है और किसान की आय जो है, जो सरकार कहती है 2 गुना हो सकती है 2022 तक, तभी उस पर कुछ काम हो सकता है। वरना आप देखो, मैं बिहार का मक्का का मैंने भी उठाया था मक्का का मामला केंद्र सरकार के सामने, कि एक पुराने कानून खत्म करने पड़े। पुराने कानून क्या है? पहले बिहार, कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार को लिखेगी कि बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत हम मक्का खरीदना चाहते हैं, फिर केंद्र सरकार उसको स्वीकृति देगी। तब तक किसान की मक्का बाजार में औने पौने दाम पर बिक चुकी होगी बिक और चुकी होगी। होगा। तो ये प्रक्रिया अब व्यवहारिक नहीं है। केंद्र सरकार को हमेशा से ये ऑर्डर, मतलब नियम बनाना चाहिए कि जैसे ही किसान की फसल आएगी, बाजार हस्तक्षेप योजना लागू हो जाएगी और कमिश्नर को अधिकार होगा कि वो अपने मंडल में किन किन जिलों में खरीद बेच के लिए सेंटर खोल सकता है। तो फिर बिहार जैसी समस्या देखी थी, वो नहीं। एक चीज, इस चर्चा को हम इस तरफ भी ले जाना चाहेंगे
कि जैसा कि सभी को पता है कि यह बिल जो है वो आइसोलेशन में आया हुआ बिल नहीं है। इस जिस दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है और जो इकोनॉमिक स्लो डाउन का स्थिति है, उसमें कमोबेश भारत जैसे देश में अगर कहीं कुछ पॉजिटिव ग्रोथ दिखा है तो वो एग्रीकल्चर में दिखा है। और पूरे इकोनॉमी को उठाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपया का जो आर्थिक पैकेज का घोषणा भारत सरकार ने किया है, उसके अंतर्गत 1.65 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया गया। तो वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के पार्ट के रूप में ही ये 3 कदम, ये 3 कानून, 8 जो उसमें पहलू थे वो आर्थिक थे और 3 ये कानूनी पहलू था, ताकि उसको उसमें जो बाधाएं आती है उसको दुरुस्त करने का। एक तो ये हो गया बैकवर्ड, और एक फॉरवर्ड भी उसमें सोच है कि किसान क्यों ना किसान को इस रूप में स्टैंड कराया जाए, उसको प्रशिक्षित कराया जाए, उसको उस रूप में ले जाया जाए जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात हो रही है। और ये भारत सरकार की और खास करके प्रधानमंत्री की ये एक महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे कौशल विकास का योजना था, कि किसान को ही इतना सक्षम क्यों ना कराया जाए कि कम से कम पूरी तरह से नहीं तो कम से कम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कुछ हद तक वो अपने पदार्थ को, अपने उत्पाद को प्रोसेस भी कर सके, उसका विपणन भी कर सके। तो ये एफपीओ का भी जो कंसेप्ट है वो किसान तक हमको लगता है सही सही नहीं पहुंचा है। उस परिस्थिति में तो किसान खुद अपना वैल्यू एडिशन करेगा और वो मार्केट के इक्विवेलेंट हो जाता है। किसान गेहूं बेचे तब वो किसानी का उपज हो गया, लेकिन वही किसान अगर उसको आटा बना के बेचे, उसको मैदा बना के बेचे, तो वो व्यापारी हो जाता है। किसान का ट्रांसफॉर्मेशन एक व्यापार में भी 1-2 स्टेप उसको बढ़ाने के लिए, उधर प्रोत्साहन देने के लिए भी तो मंशा स्पष्ट दिख रही है सरकार की। तो हमको लगता है कि इसके बारे में भी कृषि देश के किसी भी कृषि विशेषज्ञ जो हैं, जो मीडिया के सहारे, चाहे वो टेलीविजन हो या आलेख लिखते हो या संगोष्ठी सेमिनार करते हो, उनका यह दायित्व नहीं बनता है क्या कि किसानों के बीच में जो हकीकत बात है, उनकी भी जो परेशानी है उसको वो सरकार तक उठाए, जैसा कि आप लोग जैसे लोग उठाते रहे हैं। और जो सरकार का भी इंटेंशन है, उसका भी जो मंशा है, वह जो करना चाहता है और उसको भी जो थोड़ा टाइम चाहिए। अभी जिस तरह से बातचीत करने के लिए दबाव है, बातचीत करने के लिए कहीं से ये तो नहीं लग रहा है कि सरकार बातचीत से भाग रही है, बातचीत करना नहीं चाह रही है। बातचीत करना चाहिए और यह सतत होना चाहिए। कल तो मैंने अपने चर्चा में इस विषय को भी उठाया कि जिस तरह से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सीरीज है पूरे देश में, या फिक्की जैसी संस्था है जो उद्योग के हित चिंतन की बात करती है, तो किसान के बीच से भी इस तरह के लोग को उठा के एक सलाहकार जैसा आप नीति आयोग बनाते हैं, तो किसानों के लिए भी ऐसा कुछ नहीं, एक फोरम हो सकता है जहां जो कि बफर का काम करे। अभी तो स्वतंत्र रूप से विशेषज्ञ जो है वो अपनी बात को टीवी पर रखते हैं, लेकिन वो यूनिवोकल नहीं है, उससे सरकार कुछ निकाल नहीं पाती। एक आवाज हो किसानों का, क्योंकि देश में कहीं भी सरकारें हैं तो, और जो किसान है उसका समस्या एक है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इसमें जो बीच के लोग हैं, इसको एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाया जाए, बातचीत को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, इसके लिए भी एक मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल है। देखिए मनोज जी, 2 चीजें रखी आपने। एक तो रखी कि जो केंद्र सरकार की मंशा है कि किसान उत्पादक संगठन बने और किसान अपना एक संगठन बनाने के बाद में अपनी उपज को अपनी शर्तों पर बेच सके। ये मैंने इस पर बहुत सारा अध्ययन किया और ये दुनिया के देशों में बहुत जगह लागू है और भारत में भी इसको लागू करने में मैं समझता हूँ
केंद्र सरकार की अच्छी मंशा है, लेकिन अभी ये किसानों के बीच में न तो हमारी उतरी नहीं है और न ही सरकार द्वारा इस पर बहुत ज्यादा सरकार की वाकई मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और मैंने खुद में यदि देश में एफपीओ बन गए तो वो निश्चित तौर पे किसानों की बेहतर नुमाइंदगी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी दूसरा सवाल आपने उठा कि क्या किसानों का एक सकता है जो वर्तमान में आंदोलनरत है कि वो सरकार से बातचीत करें। देखिए, ये जब उत्तर भारत में बड़े किसान लीडर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का उदय हुआ और वो वोट क्लब पे गए, तब पहली बार पूरे देश के किसानों को लगा था कि भाई चलो उत्तर भारत में एक बड़ी लीडरशिप हमें मिल गई है और हम अब बैठकर समन्वय के साथ काम करेंगे। लेकिन 2011 में उनकी डेथ के बाद अब कोई इतनी बड़ी लीडरशिप नहीं रही जिसके साथ पूरे देश के किसान नेता एक साथ बैठकर बात करें। तो बात कैसे करें? सरकार फिर अलग अलग बुलाए तो उसमें क्या होता है कि एक गुट ने हाँ कह दी, एक गुट ने ना कह दी। तो आज जो आपका टॉपिक का विषय है कि केंद्र सरकार संकट में है, किसान आंदोलनरत है, दुविधा में है केंद्र सरकार, किससे बात करें, क्या बात करें, किस स्तर तक सहमति हो। तो ये लेकिन ये सारी चीजें जो उपजी हैं वो उपजी उसी कारण से है कि किसान के साथ शुरू में संवाद हो जाता। ये बात सच है कि ये तीनों बिल किसान के हित के हैं, इनमें कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं है कि जो किसान का नुकसान करता हो। लेकिन किसान को इन बिलों के साथ में जो उसका डर था पहले से एमएसपी का, यदि केंद्र सरकार इसको न्यूनतम बिक्री मूल्य को साथ में ले आती तो मैं समझता था कि किसान ने इन बिलों का विरोध करे था और किसान को जो 2022 तक केंद्र सरकार की जो योजना थी कि हम उनकी आय को दुगना करेंगे, तो उसमें वो एक बेहतर कदम था। और अभी भी सरकार के पास समय है, बजट सत्र आने वाला है और केंद्र सरकार इस बजट सत्र में घोषणा कर सकती है कि हम न्यूनतम बिक्री मूल्य ला रहे हैं। अभी भी बात कर सकते हैं किसानों से कि हम इस पर विचार करेंगे और हम मंडी में भी सुधार करेंगे। इसके लिए हम इस कृषि को संवर्धित सूची में रखने पर भी विचार करेंगे। पिछले कुछ समय पहले भारत सरकार ने कहा भी था कि हम एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और मीनाक्षी लेखी जो बीजेपी से सांसद है, वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, उसके कमेटी में जो है उस बिल का ड्राफ्ट किया जा रहा है कि कृषि को संवर्धित सूची में ला जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो किस वजह से सरकार ने फिर उसको ठंडे बस्ते में मनोजी डाल दिया। एक प्रश्न यहाँ उठता है सर कि केवल ये किसान आंदोलन की बात नहीं, किसी और भी जो जब देश के जनता को सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आंदोलनों का सहारा लेना पड़े, उनको इस ठंड में भी और जाके दिल्ली के बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे बैठ के इंतजार करना पड़े कि कब बुलावा आवे और कब हम अपनी बात रखें, ऐसा कई अवसर पर देखा गया है। क्या ये हमारे संसदीय प्रणाली जो है, संसदीय व्यवस्था है, जहां देश के प्रत्येक हिस्से से और प्रत्येक नागरिक के मत के द्वारा चुन के प्रतिनिधि आते हैं, क्या ये उन प्रतिनिधियों का दायित्व नहीं बनता है? क्या ये एक संसदीय प्रणाली की विफलता की ओर इशारा नहीं करता है? संसद क्यों नहीं इस चीज को, क्योंकि पूरे देश के प्रतिनिधि वहां हैं, निश्चित रूप से किसान के वोट से भी उन बने हैं, और किसान अगर परेशानी में है तो इनसे बात करने के लिए उनको कैसे अलग रखा जाए, क्योंकि चुना है तो हमने जनप्रतिनिधि। तो ये इसको किस रूप में आप देखते हैं? क्या ये उस व्यवस्था में कमी है कि अपनी बात को हमारे जनप्रतिनिधि हमारी भावना को, हमारी समस्या का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं? ये तो साफ दिख रहा है कि सही रिप्रेजेंटेशन अगर होता तो निश्चित रूप से ये हमारी बात वहां रखते। तो ये किस ओर इशारा करता है?
सही सवाल उठा है कि जब पूरे देश में हर क्षेत्र से जनप्रतिनिधि लोकसभा में है तो उन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों के साथ इस पर चर्चा क्यों नहीं की। मैं दुनिया के बहुत सारे देशों में गया भी हूं और वहां देखा भी है वहां की प्रणाली को। जब कोई सत्र चलता है तो वहां के सांसद अपने क्षेत्र से किसान संगठन को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई हम बहस में इस नए बिल पर बहस करेंगे या आप जो बताओगे हम सवाल को उठाएंगे। तो संसदीय प्रणाली में भारत में अभी भी इस चीज की कमी है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, चाहे वो राज्यों की विधानसभाओं का मामला हो, चाहे वो केंद्र में संसद का मामला हो, चाहे वो केंद्र में संसद का उच्च सदन राज्यसभा का मामला हो, आखिर राज्यसभा के भी तो किसी न किसी क्षेत्र के रहने वाले चुने जाते हैं। जरूर जरूर सर। उत्तर प्रदेश से आता है, कोई बिहार से आता है। तो ये लोग यदि सत्र के समय अपने क्षेत्र से जो किसानों की नुमाइंदगी करते हैं, जो गैर राजनीतिक लोग हैं, उनको बुलाकर उनके सुझाव ले सकते हैं, उनसे विचार कर सकते हैं, तो फिर जो वर्तमान में स्थिति हुई है ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। क्योंकि मैं समझता हूं कि इन बिलों में अगर उस वक्त ये सहमति ले ली जाती तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं केंद्र सरकार न्यूनतम बिक्री मूल्य के क्लॉज को भी डालती कि मंडी से बाहर होने वाली खरीद और बिक्री पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे सौदा नहीं होगा। तो ये आपने विषय उठाया और ये होना चाहिए और हम इसके पक्षधर हैं और इसकी मांग भी करते हैं केंद्र सरकार से कि ये होना चाहिए कि वो सांसदों को इस बात के लिए हिदायत दें पार्टी स्तर पर कि वो सत्र शुरू होने से पहले निश्चित तौर पे अपने क्षेत्र के लोगों की और मैं ये नहीं कहता किसान के लिए ही, मैंने विदेशों में देखा है हर व्यापारियों के लिए भी, छात्रों के लिए भी। आखिर आप प्रतिनिधि हैं किस काम के? रखो, एक दिन छोटे व्यापारियों के लिए रखो, एक दिन इंडस्ट्री के लिए रखो और आप एक दिन का 2 दिन किसान के लिए रखो, किसान के लिए 4 दिन रखो, क्योंकि किसान के साथ में देश की 60 से 70% जनता जुड़ी हुई है। इसमें एक क्लॉज ये भी है सर, कल के चर्चा में और इसमें गंभीरता से बात हो रही थी कि इस कारण से भी लोग में असंतोष है कि जो एसडीएम स्तर के अधिकारी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के स्थिति में अगर कोई विवाद होता है तो एसडीएम स्तर के अधिकारी को उसका फैसला करने का और 1 महीना के अंदर फैसला करने का अधिकार दिया गया। जहां तक हम लोग जानते हैं और अनुभव है कि जो वर्तमान न्याय व्यवस्था है उसमें लेट लतीफी बहुत है और यहाँ मामला पैसे का है। गन्ना किसान का अनुभव है कि लाख कोशिश के बाद भी इधर भी सरकार ने एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज उसके लिए दिया ताकि गन्ना किसानों का जो बकाया है, ऐसा क्यों होता है? इस बिल में तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि हर खरीद के बाद उसको 3 दिन के अंदर उसका पेमेंट हो, लेकिन गन्ना किसान का तो जब से हम बच्चे थे और आज तक यही सुनते आ रहे हैं कि गन्ना किसान का तो कभी समय पर पेमेंट होता नहीं। आखिर क्यों? तो उसके लिए भी इस कानून में व्यवस्था है कि हर खरीद के बाद, तो कल चर्चा में यह बात उभर के आई थी कि कानून उसमें भी है, लेकिन मुख्य समस्या इम्प्लीमेंटेशन की। आप कितने भी नेक नियत के साथ कोई कानून लेके आ जाओ और वो सही इम्प्लीमेंट ना कर पाओ या जिसके लिए कानून बनाओ उसको ही ना समझा पाओ, ये स्थिति तो बड़ा विकट स्थिति है। आखिर तो कल ये एक विचार आया था कि क्यों ना इस तरह के जो खरीद बिक्री के मामले में या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत जो विवाद हो उसके लिए स्वतंत्र कोई न्याय प्राधिकरण या न्यायिक प्रक्रिया की बात क्यों ना इसमें शामिल किया जाए। ये अच्छा सुझाव है। अगर सरकार कोई अथॉरिटी बना दे तो वो भी ठीक है सुझाव, लेकिन एसडीएम का मैं समझता हूं कि तब तक प्राधिकरण नहीं बनता तब, क्योंकि देखो ये अभी संसद में कानून बने हैं, राष्ट्रपति ने पास किए हैं, नियम
कायदे तो कानून बनने के बाद ही बनते हैं, तो तब तक ये एक्ट में एसडीएम कर दिएगा, लेकिन न्यायाधिकरण भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, वो बन सकता है। और जहां तक आपने मनोज जी गन्ने के भुगतान की बात की है, मैंने भी इसका एनालिसिस किया है। हम लोगों ने देखा है कि जो केंद्र सरकार का शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर है, उसमें केवल ये लिखा हुआ है कि यदि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान मिल नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य देखो इस देश का, जिन राज्य सरकारों के यहाँ गन्ना पैदा होता है, उनके यहाँ भी अपने शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर हैं, जो केंद्र सरकार के आधार पर बनाए गए हैं। उन्होंने उसमें एक लाइन बढ़ा दी, और 70 साल से कभी किसान ने मांग नहीं की कि उस लाइन को हटा जाए। उसमें लिख दिया कि यदि 14 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होगा तो मिल ब्याज दे होगा, लेकिन इस ब्याज को माफ करने की पावर कैन कमिश्नर को होगी। 70 साल से 5, 6, 7 राज्य जो गन्ने की मुख्य फसल पैदा करने वाले हैं, उन राज्यों में कैन कमिश्नर ही 70 साल से उस ब्याज को माफ कर देता है प्रति वर्ष। यदि तो राज्य सरकारें हटा दें, क्योंकि सेंटर के एक्ट में नहीं है, तो निश्चित तौर पे मिल मालिक 14 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे, नहीं करेंगे तो किसान को 15, 16, 17% इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो फिर कोई मिल मालिक ऐसा नहीं है कि जो समय से पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट एक्ट में बैंक के इंटरेस्ट से ज्यादा बैठता है। तो हम लोगों ने मनोज जी इस मांग को मैंने किसान संगठनों के सामने भी रखा है, आपके साथ आज ये चर्चा में शेयर किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट में नहीं है, और राज्य सरकारों ने जहां जहां गन्ना पैदा होता है उन सब ने अपने कंट्रोल ऑर्डर में इस प्रोविजन को डाल दिया गया कि कैन कमिश्नर को माफ करने की पावर होगी। हाँ, तो प्रश्न तो सर फिर यही खड़ा होता है कि आखिर ये कैन कमिश्नर होते कौन है, जो किसान का हकमारी है एक तरह से। यस। आज मेरा आप खरीद रहे हो तो आज क्यों नहीं दे रहे हो उसका पैसा? हमको तो लगता है ये 14 दिन भी बहुत होता है। ये भी गलत आज हम बेच रहे हैं, 14 दिन के बाद पेमेंट करने का कानून बनाने वाले तुम कौन होते हो? आज हम ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, आज पैसा दे रहे हैं। अगर बैंक से इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कार लोन से ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो आखिर हम, ये तो हकमारी का कानून हुआ ना सर। बिल्कुल, मैं इस तरह कोई रिवाइज करना चाहिए जी। क्लॉज की जरूरत ही नहीं है, अब तो उधर गन्ना डाले और उधर पेमेंट नहीं, कैन कमिश्नर या राज्य सरकारें ये कहती कि ठीक है, उनको बहुत अगर प्रेम आ रहा है चीनी मिल पर, तो ये कहती कि तुम्हारे हिस्से का ब्याज हम दे देते हैं। बिल्कुल। लेकिन ब्याज पर तो मेरा स्वाभाविक हक है, किसानों का स्वाभाविक हक है। अगर आप मेरा समय से भुगतान नहीं दे रहे हो, अब हम जो बैंक से लोन ले रहे हैं उस पर तो तुम उसको रेकरिंग कर देते हो, ब्याज को भी मूलधन बना देते हो, और कभी अगर कुछ थोड़ा बहुत किसान का कर्जा माफ करना हो तो उसका तो बहुत धूमधाम से प्रचार करते हो, पूरे देश को बताते हो कि किसान का इतना माफ कर दिए, 10,000 माफ कर दिए, 5,000 माफ कर दिए, और चुपके से उद्योग का कई कई करोड़ माफ कर देते हो, इंडिविजुअल उद्योगपति का माफ कर देते हो। यहाँ तो पूरे हम जो बात कर रहे हैं वो कोई इंडिविजुअल किसान का, अशोक बालियान का कर्जा माफ कर दो, ऐसा तो नहीं कर रहे, जैसा कि आप किंगफिशर का माफ कर देते हो। हम तो कह रहे हैं किसान का माफ करो, पूरे सारे किसान का माफ करो कर्जा। और कर्जा माफ करने का नौबत क्यों आता है तुम्हारा? अगर हमको उसमें लाभ होता है, हम इतने सक्षम हो, इस तरह से ऋण का भी जो इन बनाया गया है बैंकिंग सेक्टर में, एक तो आपको आज चाहिए तो आज देगा नहीं, तो ये तो खैर दूसरा विषय हुआ, इस पर कभी हम और से चर्चा करेंगे। ये थोड़ा डाइवर्ट इसलिए हो जाना पड़ा कि आपने बताया कि उसको माफ करने का अधिकार दे दिया गया। तो इस तरह से अधिकार दे देने वाले तुम कौन होते? ये किसान के शोषण का कानून है, इसको निरस्त होना चाहिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो एक मार्केट का नेक्सस भी है सर,
इस पूरे पक्ष में एक पक्ष ऐसा भी है जो अभी तक छुपा हुआ है। हम किसान की बात कर रहे हैं, हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, हम कुछ वैसे राज्य सरकारों की बात कर रहे हैं जिनको कि अगर मंडी में खरीद बिक्री कमता है तो उनका रेवेन्यू कमेगा, उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन देश के अंदर एक गुपचुप तरीके से और हमारे जो उत्पाद होते हैं उसको ही लेके और हमारे मुनाफे का या लाभ का एक बड़ा हिस्सा खा जाने वाला, जिसको हम मार्केट कहते हैं, बाजार कहते हैं, बेरहम बाजार, उसके उसका जो नेक्सस है और वो इतना ताकतवर है कि आपके सरकार के जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का पॉलिसी है उसको भी प्रभावित करने में सक्षम है। इस तरह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते रहा है इस देश में, जो पिछला अनुभव है, जिसके कारण भी किसान के उपज का मूल्य प्रभावित होता रहा है। और आज मंडी में भी जो बेचैनी है तो वो व्यापार करने वाले का बेचैनी तो नहीं है जो दिख रहा है किसान के आक्रोश के रूप में। किसान ज्यादा सशंकित है या किसान के उपज का एक बड़ा हिस्सा खा जाने वाला, मुनाफा खा जाने वाला मार्केट का जो नेक्सस है उसकी बेचैनी ज्यादा है। और वो नेपथ्य में रह के इस आंदोलन को या इस एक सार्थक संवाद की बात की स्वीकार्यता तो पूरे देश में है, सरकार भी तैयार है, बात करना चाहती है, आंदोलनकारी भी इतनी ठंड में गए हैं, बात ही करने गए हैं, कोई झगड़ा करने तो गए नहीं है। लेकिन इनके पीछे उस नेक्सस की क्या भूमिका आप देखते हैं? मार्केट का जो पुराने पद्धति से खरीद बिक्री होने में जिनको लाभ मिलता था ज्यादा, उनकी क्या भूमिका आप देखते हैं? देखिए मनोज जी, एक विषय तो आपने रखा कि भाई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रभावित करता है, क्योंकि अगर आयात ज्यादा होगा कृषि उपज का तो अपने देश में किसानों की कृषि उपज का दाम गिर जाएगा। तो पिछले कुछ सालों से हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि देश के किसान संगठन देश के कानून को समझे, देश की कृषि नीति को समझे, कृषि उपज के आयात और निर्यात को समझे। और उसके समझने का ये लाभ हुआ कि हम पहले देखते थे कि बजट सत्र में सरकार घोषणा करती थी कि हमने आयात ड्यूटी बढ़ा दी है ताकि आयात न हो अधिक, लेकिन बाद में वो वाहवाही लूटने के बाद सरकार फिर आयात ड्यूटी कम कर देती थी, चुपके से कम कर देती थी। किसान संगठन जागरूक हुए, हम लोगों ने सरकार के सामने बात रखी कि ये बेईमानी है। आपने देखा होगा कि चीनी पर अब 100% आयात ड्यूटी है, और ये लड़ाई हमारी आज से नहीं, मनमोहन सिंह जी 2005 से, मैं वैसे तो नाम नहीं लेता कभी किसी का, और 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। अनेकों बार किसान संगठनों की भेंट में उन्होंने 10% से 15% आयात ड्यूटी बढ़ाई थी चीनी पर। फिर वर्तमान सरकार आई तो हमने और देश के किसान संगठनों ने बहुत मजबूती के साथ और तथ्यों के साथ अपनी बात को रखा कि चीनी के आयात से गन्ना किसान भुखमरी के कगार पर चला जाएगा, क्योंकि चीनी के बाजार मूल्य से गन्ना किसान के मूल्य का और उसके भुगतान का संबंध है। तो आज चीनी पर 100% आयात ड्यूटी है। पिछले कुछ सालों से कोई खास चीनी भारत में नहीं आई है, केवल थोड़ी बहुत चीनी किसी ने भारत में अपनी कोई चॉकलेट बनवाई या कोई चीज बनवाई। आपके ध्यान हो के 1-1.5 साल पहले ये मुद्दा उठा था कि चीनी आयात हुई, वो चीनी आयात नहीं हुई थी, वो केवल अपनी किसी खाद्य तेलों को लेके ले लो आप। खाद्य तेलों पर हमने केंद्र सरकार से ये मांग रखी कि भारत का किसान जिस तरह गेहूं की निर्भरता को खत्म कर दिया था आयात की, खाद्य तेलों के आयात की निर्भरता को भी खत्म करने की हिम्मत रखता है। आप आयात ड्यूटी बढ़ाइए, खाद्य तेलों के किसानों की उपज के दाम बढ़ाइए। अभी भी मैं मानता हूं कि सरकार को
उस तरफ और ज्यादा काम करने की जरूरत थी। खाद्य तेलों की उपज की खरीद को उस स्तर पर खरीदना चाहिए जिस स्तर पर किसान चाहता है। तो ये चीजें, जो पहला सवाल आपका था, ये चीजें भारत में मार्केट को तय करती है और उस आयात से भारत के किसान को सीधा नुकसान होता है, आयातकर्ताओं को उसका फायदा होता है, जमाकर्ताओं को उसका फायदा होता है और किसान सीधा सीधा नुकसान हो जाता है। तो अब किसान को इस नई व्यवस्था में, जहां मंडी के साथ एक दूसरा सिस्टम सरकार लाई है, इनके साथ में इन चीजों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं सरकार अनावश्यक आयात तो नहीं कर रही है, कहीं जो मंडी से अलग व्यवस्था है वो किसान की फसल को, जो अमूमन एमएसपी भी सरकार तय करती है, उससे नीचे तो नहीं खरीद रहा है। अगर खरीद रहा है तो उसको कानून के साथ साथ नियमों में भी चेंज करने के लिए दबाव डालना पड़ेगा। तो आज स्थिति यह आ गई कि किसानों को, चाहे वो उसके राज्य की सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके माध्यम से मार्केट को भी समझना पड़ेगा किसान संगठनों को। पहले हमारी समस्याएं न आयात पर थी, न निर्यात पर थी, न विश्व व्यापार संगठन पर थी। अब डब्ल्यूटीओ में क्या हो रहा है, वो सब्सिडी पर कितना दबाव डाल रहा है, किस तरह की सब्सिडी पर दबाव डाल रहा है, ये सारे के सारे मार्केट के दिशा और दशा को तय करते हैं मनोज जी। तो किसान संगठनों को इन चीजों को भी, या जो किसानों की राजनीति करते हैं या जो देश में किसानों की नुमाइंदगी करते हैं और जो संसद में विधानसभाओं में है, उनको भी इस तरफ सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी हम इस देश की कृषि को और किसान को बचा सकते हैं। एक प्रश्न और मैं अंत में लेना चाहूंगा, समय मेरा समाप्त हो रहा है सर। हमारे एक इस आंदोलन से, बिहार स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हुए हैं रंगीश जी ठाकुर, उनका ये प्रश्न है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सरकार जो प्रोक्योरमेंट करती है, चाहे पैक्स के माध्यम से करे या किसी और माध्यम के साथ करे, खास करके बिहार में, तो ऐसा देखा गया कि बिहार के किसानों का अनाज नहीं खरीद के, और चाहे जिस भी किसी भी प्रकार से हो, वो हरियाणा और पंजाब के किसानों का गेहूं खरीदती है। धान की बात आए तो बिहार के किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में अपना धान लेके एफसीआई के गेट पर 3-3 दिन 4-4 दिन तक खड़े रहते हैं। कभी बोरा नहीं है का बहाना, कभी कुछ का बहाना बनाती है, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश से या छत्तीसगढ़ का या उड़ीसा का धान, ऐसा देखने में आया है कि उसका धान खरीद लिया जाता, यहाँ का नहीं खरीदा जाता। तो उनका एक आग्रह था कि आपका एक कमेंट लिया जाए, और चूंकि आपकी बात सरकार तक भी पहुंचती है और सरकार इसको इम्प्लीमेंट भी करती है, तो क्यों ना सरकार इस पर स्ट्रिक्ट हो कि उस जिले में जो आंकड़ा है, कि इस जिले में, पूरे राज्य का नहीं, एक प्रॉपर जिले का, कि मान लीजिए हम पटना जिला से आते हैं, आप मुजफ्फरनगर से आते हैं, तो मुजफ्फरनगर में पीडीएस के तहत कितना उसको रिक्वायरमेंट है, अगर उतना अनाज उसी जिले में उपलब्ध है तो उसी जिले के किसान का अनाज क्यों ना खरीदे जो बाहर का खरीदे, कम से कम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो बचेगा। तो बिल्कुल आपने ये ठीक सवाल उठा, और ये विसंगतियां हैं कि कुछ राज्यों में अधिक खरीद होती है और कुछ राज्यों में खरीद कम होती है, जबकि केंद्र सरकार को इस तरह की अगर विसंगतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और जो डाटा की बात आपने की है कि भाई पूल, केंद्रीय पूल का विकेंद्रीयकरण ना किया जाए, सॉरी केंद्रीयकरण ना किया जाए, विकेंद्रीयकरण किया जाए, विकेंद्रीयकरण किया जाए, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठा, और हम इसको निश्चित तौर पर किसान संगठनों के सामने और भारत सरकार के सामने रखेंगे कि हमें कुछ राज्यों में हमेशा शिकायतें मिलती है कि उनके साथ
केंद्रीय खरीद में भेदभाव किया जाता है, और ये सच भी बात है। मैंने इस बात बिहार में चाहे मक्का को लेकर हुआ हो, चाहे धान को लेकर हो, या चाहे गेहूं को लेकर हो, निश्चित तौर पे भेदभाव किया जाता है। और ये भेदभाव आज से नहीं है, ये शुरू से चल रहा है, कोई एक दिन हाँ, का तो नहीं है। अब समय आ गया है कि इन सब चीजों में जब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। जब सुधार की बात है तो हर उस चीज को कसना पड़ेगा ना, कहीं से भी अगर कुछ सिस्टम में कोई भी एक तंत्र लूज हो तो सारे सिस्टम को प्रभावित करेगा। फिर जो आप अपेक्षित लाभ लेना चाह रहे हैं, आपका लक्ष्य है कि 2021 तक इस देश के हर किसान को कम से कम उसकी आज की जो आमदनी है वो 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए। और ऐसी संभावना है, केवल किसान के हाथ में प्रोसेसिंग आ जाए, वैल्यू एडिशन आ जाए, उसको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउस का हो जाए, और ये जो डंडा वाला पुलिस है, लाइसेंस राज जिसको कहते हैं, इससे मुक्ति मिले। जिले के पीडीएस के लिए जो रिक्वायर्ड गेहूं या धान है, जो कुछ भी है, वो अगर जिले के किसान उत्पादित करते हैं, आपका ये घोषणा भी है कि लोकल के लिए वोकल, तो सरकार भी इस पर आए ना। अगर आप ही खरीद रहे हैं तो आप पंजाब से खरीद के और केरल के गरीब किसान को क्यों दें? अगर मुजफ्फरनगर के लोगों को आपको 2 रुपए किलो गेहूं या चावल देना है तो मुजफ्फरनगर के ही किसान का अनाज उसको क्यों ना दिया? ये प्रश्न है। में डाटा को और दुरुस्त किया जाए, ये अच्छी बात है आपकी, और उसी डाटा के आधार पर उसको, उसमें बहुत गुंजाइश है अभी इसको ठीक करने की, वो उसके ठीक होने के बाद ये भेदभाव खत्म होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस चर्चा में आपका जो महत्वपूर्ण सुझाव आया, इससे हमको लगता है कि जो कुछ भी हमारे देखने सुनने वाले हैं या जहां तक हमारी बात जाती है, तो इस चर्चा के सार्थकता को समझेंगे। अंतिम एक सवाल करके आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा कि एक किसान के रूप में, भी है। एक किसान के रूप में, एक अंतिम सवाल सर। जी। एक किसान के रूप में आप का संदेश सरकार के लिए क्या है, और सरकार की मंशा और भावना को ध्यान में रखते हुए उसके मद्देनजर किसानों के लिए आपका क्या संदेश है? एक लाइन में या 2 लाइन में इस पर करके आज कंक्लूड करेंगे। हर किसानों से वार्ता करें, और किसान भी केवल उन्हीं बातों को रखे जिन बातों की जरूरत है। दोनों के लिए यही संदेश है कि ये बिल ठीक है, एमएसपी पर किसान का गुस्सा वाजिब है, और सरकार को एमएसपी को लेकर किसानों से वार्ता करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में, और आगे भी हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से हम लोग को मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।